नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूँ आपकी ज्योग्राफी वाली क्लास लेकर के और आज हमारी ये 5वीं क्लास है। हम पढ़ रहे हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। एनसीईआरटी 10th की जो ज्योग्राफी है ना, उसको पढ़ रहे हैं। ठीक, और आज हमारी ये 5वीं क्लास है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि आज के हमारे टॉपिक में क्या है। ठीक, तो जैसे कि टॉपिक से ही पता चल रहा है, खनिज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता ही है कि भैया आप क्या करते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी हुई वस्तुओं का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वो सब जो धातुएं हैं ना, वो कहाँ से आती हैं, इसके बारे में ये टॉपिक आपको बताएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि भैया भूपर पट्टी यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ठीक, जो अर्थ सरफेस है ना, अर्थ सरफेस, अर्थ की ऊपरी परत, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो भूपर पट्टी यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चट्टानें हैं ना, वो विभिन्न खनिजों के योग से बनी हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जो ये चट्टान है ये विभिन्न खनिजों के योग से बनी है और ये जो इन्हीं चट्टानों से क्या बना हुआ है, भूपर्पट्टी यानी पृथ्वी की ऊपरी परत। ठीक, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से जो चट्टान बनी है उससे बनी हुई है। ठीक, अब आगे देखिए, इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। ठीक है ना। अब मतलब क्या हुआ कि जैसे यूँ समझिए ऐसे कि जो हमारी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी का ये है ऊपरी सरफेस। ठीक, पृथ्वी का जो ये ऊपरी सरफेस है ना, इसी पर बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। क्या? चट्टानें। ठीक, और इन्हीं चट्टानों से, ये जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें किसकी बनी हैं? खनिजों की। ठीक, खनिजों के समूह से, खनिजों के समूह से क्या बनी है? ये चट्टान बनी है। ठीक है ना। और देखिए फिर क्या होता है, इन्हीं चट्टानों से ही ये जो खनिज होते हैं, इन्हीं खनिजों से ही धातुएं निकाली जाती हैं। ठीक, जो खनिजों का उपयुक्त शोधन किया जाता है और शोधन करने के बाद धातुएं निकाली जाती हैं। ठीक, इन्हीं चट्टानों से, ये चीज़ याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, पहले समझिए। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। ठीक, लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे चाहे वो सुई हो, ठीक, बड़ी बड़ी इमारत तक या फिर जहाज, ये सभी खनिज से ही बने हैं, याद रखिए। ठीक, क्या? चाहे सुई हो, बड़ी इमारत हो, जहाज हो, ये सब किससे बने हैं? खनिजों से बने हैं। ठीक, रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे औजार मशीनें, ठीक, कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, सब खनिजों से निर्मित हैं। ठीक, धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों का द्वारा चालित होते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, भोजन में भी खनिज होते हैं, ध्यान रखिएगा, भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। ठीक, मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका, सजावट, त्यौहार, धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। देख रहे हैं खनिज कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये समझ लीजिए यहाँ से, जैसे आप जो दंत मंजन करते हैं ना, खनिज जो दंत मंजन के उज्ज्वल मुस्कान, देखिए दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। ठीक, फ्लोराइड, देख लीजिए, फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। ठीक, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? कि अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड, ठीक, टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि क्या, रियोटाइल, इल्मेनाइट, एनाटेज, ठीक, नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, ठीक, उनका कारण अभ्रक है। ठीक,
जो दंतमंजन चमक उत्पन्न करते हैं उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनी होती है। ठीक, जो टूथब्रश है और वह पेस्ट की ट्यूब किससे बनी होती है? पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनी होती हैं। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खनिजों से बनी होती हैं। आगे चल के देखते चलते हैं भैया। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुछ पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भागी खनिज हैं, तथापि इस इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। मतलब भोजन में भी इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। अब यहाँ से देखेंगे भैया खनिज क्या है। ठीक, तो भूवैज्ञानिक कहते हैं भैया कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। ठीक, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें कठोर हीरा, नरम चूना तक सम्मिलित हैं। ठीक, आगे भी देखते चलेंगे यहाँ पे। अब देखिए, आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं ना। पिछली क्लास में हमने चट्टानों के बारे में पढ़ा था। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ठीक, अब वही कह रहा है कि चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं, मतलब बहुत सारे जो खनिज हैं ना, या खनिजों के समूह से ही चट्टानें बनती हैं। ये ध्यान रखिएगा। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर है ना, केवल एक ही खनिज से बनी है। ठीक, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग होती हैं ना। कुछ चट्टानें हैं जो एक ही खनिज से बनती हैं, एक ही खनिज से, उनको कह रहे हैं चूना पत्थर, है ना। यानी चूना पत्थर की जो चट्टान है वो एक ही खनिज से भी निर्मित है। लेकिन कुछ ऐसी चट्टानें हैं जो कई खनिजों के अनेक अनुपातों से या विभिन्न अलग अलग अनुपातों से बनी है। ठीक, यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। ठीक, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। 2000 खनिज खोजे गए हैं, लेकिन चट्टानों के निर्माण में बहुत कम ही खनिज हैं जो सामने आए हैं। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, याद रखिएगा। खनिज क्या है? एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है। उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। ठीक, इसके फलस्वरूप ही खनिजों के विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। आगे देखिए, भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। किस आधार पर करते हैं भैया? सब पहली बात तो यही समझ लीजिए कि जो खनिज है ना, एक निश्चित तत्वों का योग है। समझ लीजिए, जो एक खनिज विशेष है, निश्चित तत्वों का योग है। ठीक, अब देखिए, जो तत्व है ना, उन तत्वों का निर्माण कैसे हुआ है? उन तत्वों का निर्माण समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम, यानी समय के साथ जो क्या कहते हैं भौतिक और रासायनिक चेंज हुए हैं उसमें ना, उसी की वजह से तत्वों का निर्माण हुआ है। ठीक, और उन्हीं तत्वों की निश्चित मात्रा से खनिज बनते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? पहले बने गए आपके तत्व, है ना। अब तत्व में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुआ तो क्या बना? खनिज, है ना। कई तत्व मिलकर खनिज बना सकते हैं। आगे यहाँ से देख लीजिए। तो भैया अब क्या है कि जिसके फलस्वरूप ही खनिज में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। अब भूवैज्ञानिक क्या करते हैं भैया? इन्हीं सब विशेषताओं के आधार पर ही खनिजों का वर्गीकरण कर रहे हैं। अब आगे देखिए, भूगोलविदों और भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। देखिए, भूगोलविद क्या होते हैं, किस तरीके से खनिजों का अध्ययन करते हैं, और भूवैज्ञानिक का दृष्टिकोण क्या होता है खनिजों पर, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। ध्यान रखिएगा। कैसे? यहाँ पर देख लीजिए, जो भूगोलविद होते हैं ना, जो भूगोलविद होते हैं, ये स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भूगोलविद है ना, जो ज्योग्राफर हैं, वो क्या करते हैं भैया कि वो खनिज का अध्ययन क्यों कर रहे हैं ना, वे खनिजों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? समझ लीजिए कि जो
अर्थ है ना, अर्थ का जो सरफेस, इसमें पर्वत हैं, पठार हैं, है ना, खाइयाँ हैं, ठीक, ये सब चीज़ें हैं, जल है। तो अब क्या है कि ये स्थलाकृति बनाते हैं ना, स्थलाकृति मतलब ये स्थल की आकृति हैं, पर्वत, पठार, नदियाँ, झील। तो वही कह रहा है कि जो जोग्राफर होते हैं ना, स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु, मतलब जैसे ये पर्वत है, ये कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक, किन खनिजों से बना है, इसमें कौन से रासायनिक हैं, पठार है तो किन खनिजों से बना हुआ है ना, किस तत्व की मात्रा ज़्यादा है। वही चीज़ है कि जो जोग्राफर है ना, वो स्थलाकृति की बेहतर जानकारी के लिए खनिजों का अध्ययन करते हैं, ठीक। भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में ये कर, जैसे भूपृष्ठ है तो भूपृष्ठ के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ सरफेस में पर्वत हैं, पठार हैं, नदियाँ हैं, झीलें, तो इसका अच्छे से समझ के लिए हम केवल खनिजों का अध्ययन करते हैं। कौन? जोग्राफर जो हैं। लेकिन आप समझिए और भी समझिए कि जो भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिज से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं। मतलब वो भूगोल जो पढ़ रहे हैं, जोग्राफर जो हैं, वो ये देखते हैं कि भैया कि जो खनिज संसाधन है वो कहाँ कहाँ है, ठीक, और भी खनिजों से संबंधित जो आर्थिक क्रिया हैं उसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो भूवैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, भूवैज्ञानिक हैं, वो खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, मतलब वो कैसे, वो खनिज बना कैसे, ठीक, उनकी आयु है ना, मतलब उनकी एज के बारे में बता रहे हैं, ठीक, खनिजों के भौतिक रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब जो जोग्राफर होते हैं वो ये देखते हैं कि भैया कौन सा खनिज कहाँ पे है ना, उसका वितरण क्या है, आर्थिक क्रिया उसकी क्या है, स्थलाकृतियों के निर्माण में वो कैसे योगदान दे रहा है, या भूपृष्ठ के अध्ययन में खनिज को पढ़ते हैं। लेकिन जो भूवैज्ञानिक है वो देखता है भैया खनिज का निर्माण कैसे हुआ और उसका रासायनिक संगठन क्या है, भौतिक संगठन क्या है, इस तरीके से वो लोग देखते हैं, ठीक। आगे यहाँ देख लीजिए, सामान्य व वाणिज्यिक यानी व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए, ठीक। तो मतलब कि हम खनिज का कैसे वर्गीकरण कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से शुरू होता है आपका क्या, वर्गीकरण। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको खनिजों का वर्गीकरण, ठीक। खनिज, तो खनिज देखिए, एक तो धात्विक खनिज हो सकता है, अधात्विक खनिज हो सकता है, और ऊर्जा खनिज, ठीक। तो खनिज क्या भैया, खनिजों का वर्गीकरण में खनिज धात्विक है, अधात्विक है, ऊर्जा खनिज है, लौह धातु, ठीक। धात्विक खनिज में देख लीजिए लौह धातु है, अलौह है, और बहुमूल्य खनिज है। तो लौह धातु जो है इसमें देखिए लोहा का अंश होता है, ठीक। जो लौह धातु है इसमें लोहे का अंश होगा, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट इसमें आता है। अलौह में जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ठीक। तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये धात्विक तो है लेकिन ये अलौह है, ठीक। बहुमूल्य खनिज में जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सब आते हैं, ये याद रखिएगा। तो मोटी मोटी बात बस इतना समझ लीजिए कि जो खनिज होते हैं, पहली बात तो ध्यान रखिए, जो खनिज हैं वो धात्विक हो सकते हैं, अधात्विक होते हैं, और ऊर्जा खनिज होते हैं, ठीक। तो धात्विक खनिज में भी 3 होते हैं, एक तो ऐसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है, एक ऐसा खनिज जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, और ऐसा खनिज जो बहुमूल्य खनिज हैं। तो इसमें हमने देख लिया लोहे वाली धातुओं में, लौह धातु में क्या क्या आता है आपने देख लिया, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट आता है। अलौह में तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आता है। बहुमूल्य में सोना, चांदी, प्लेटिनम आ रहे हैं, ठीक। और अधात्विक में देख लीजिए, अधात्विक अभ्रक होगा, नमक होगा, पोटास, सल्फर, ठीक, चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब क्या है, अधात्विक खनिज हैं। और ऊर्जा खनिज कैसे कहते हैं भैया, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, ये सब अधात्विक खनिज है। मतलब क्या है, सॉरी, ये ऊर्जा खनिज है, मतलब इस खनिज से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका धात्विक खनिज, ये हो गया आपका अधात्विक खनिज, और ये हो गया आपका ऊर्जा खनिज। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, ठीक। अब देखिए यहाँ पर खनिजों की उपलब्धता, खनिज कहाँ पाए जाते हैं भैया, सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, खनिज कहाँ पाए जाते हैं, सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन, पहले तो समझ लीजिए कि खनिज क्या है,
कि भैया खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं और किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन, ठीक, यहाँ देखिए संचयन हेतु क्या होता है भैया, अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्या कि खनिज में संगठन और संचयन क्या होता है, अयस्क शब्द का प्रयोग होता है इसके लिए। आर्थिक महत्व तभी है किसका, खनिजों का, ऐसे देख लीजिए ये क्या देखा कि खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। मतलब जो खुदाई की जाए और खुदाई करने के बाद जो अयस्क निकल रहा है उस अयस्क से खनिज की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, नहीं तो खनन का क्या मतलब रह जाएगा। ठीक, तो इसलिए खनन के लिए ज़रूरी है कि अयस्क में खनिज हो। खनिजों के खनन की सुविधा उनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। ठीक, खनन सुविधा उसके मूल्य को निर्धारित करती है, अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है। यानी मुख्य शैल क्या होती है, जहाँ से खनिज निकलते हैं, इनमें ये खनिज पाए जाते हैं। जिसमें ये खनिज पाए जाते हैं उनका शैल समूह क्या है ना, वो किस प्रकार की शैलें हैं। तो पहले समझ लीजिए कि खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों में से पाए जाते हैं। कौन कौन से भैया, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो आग्नेय चट्टान है और कायांतरित चट्टान है, इसी से केवल खनिज पाए जाते हैं। ठीक, पहली बात समझिए कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज कहाँ, दरारों में। ठीक, दरारों के जो जोड़े होते हैं उसमें, भ्रंशों में, विदरों में मिलते हैं। ठीक, छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है कि आग्नेय, पहली बात तो यह जान लीजिए कि आग्नेय चट्टान के बारे में पहले बता चुका हूँ कि आग्नेय क्या है। चट्टान का निर्माण कैसे होता है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है ना, वही मैग्मा जब ऊपर आने लगता है या बाहर आ जाता है तो वही मैग्मा या लावा जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टान, उसी को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। कायांतरिक चट्टान मेटामॉर्फिक होता है, बाद में बदलता है। ठीक है ना, आग्नेय चट्टान और सादी चट्टान बाद में कायांतरिक चट्टान में बदलती हैं। तो भैया आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टान में खनिज कहाँ होगा, दरारों में। ठीक, मतलब जो चट्टान है, ऐसे चट्टान, तो चट्टान में जो दरार है ना, इन्हीं दरारों में खनिज भर जाता है, ऐसे इन्हीं दरारों में। ठीक है ना, भ्रंशों में, भ्रंश का मतलब क्या होता है कि ऐसे जो चट्टानी दरारें हैं ना, इन्हीं दरारों में ये, ठीक है ना, दरार पड़ जाती चट्टानों में, इसी कह रहे हैं। तो भ्रंशों में, विदरों, छिद्रों में, है ना, मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में। ठीक, छोटे जमाव समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे अब ये चट्टान हो गई तो चट्टान में ऐसे बहुत सारी नसें होती हैं ना चट्टानों में, पतली पतली, उन्हीं सिराओं में ये खनिज जो होते हैं ना, चट्टानों के सिराओं में ऐसे भरे रहते हैं। वही बात की जा रही है कि छोटे जमाव सिराओं के रूप में और जो बृहद जमाव है वो परत के रूप में पाए जाते हैं। जो बड़े जमाव है, चट्टान के ऊपर ही ऐसे फैल गई है पूरा। ठीक, ये बड़े हो गए, ये क्या हो गए, बड़े जमाव हैं। या फिर जो सिरा जमाव है उसमें क्या होता है, चट्टान है, चट्टानों के नसों में ऐसे भरे रहते हैं। तो वही खनिज कहा जा रहा है भैया कि आग्नेय और कांतरिक चट्टानों में खनिज जो होंगे सिराओं में बृहद जमाव परत के रूप में होंगे। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं ना भाई, जैसे चट्टान है। ठीक, तो इस चट्टान के सिराओं में वो खनिज कैसे घुस गया है ना, अगर वो कठोर होगा तब तो घुसेगा नहीं, तरल अवस्था में है या गैस की अवस्था में तभी तो इसके अंदर प्रवेश करेगा और वहीं जाकर के ठंडा हो जाएगा, धीरे धीरे जम जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो चट्टान है, चट्टान की नसों में ये तरल और गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ठीक, अब आगे देख लीजिए यहाँ पे कि ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। अभी हमने बताया ही है कि जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी के नीचे मैग्मा है ना, और ये मैग्मा जब बाहर आने लगता है तो इस तरीके से फैल जाता है और फैल कर कुछ बाहर आ जाता है,
कुछ अंदर ही रह जाता है। तो जो अंदर रह कर के ठंडा हो गया है वो, और कुछ बाहर आकर के ठंडा हो जाता है वो। ठीक, वही बात की जा रही है कि ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। आगे देखिए दूसरा, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। जैसे अभी देख लीजिए ना, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, अग्नि चट्टान, कायांतरी चट्टान, है ना। तीसरी जो चट्टान है अवसादी चट्टान होती है ना। तो अवसादी चट्टानों में भी खनिज होते हैं। कैसे भैया, कि अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक, ठीक, खनिज स्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। ठीक, जैसे कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के क्या लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक, ठीक, अत्यधिक ऊष्मा, अत्यधिक ताप और दाब का परिणाम है। समझ रहे हैं ना। जैसे अब अवसादी चट्टानों में कोयला कैसे बनता है, कि अवसादी चट्टान पहली बात तो ऐसे परत के रूप में पाई जाती है ना। एक सेकेंड, यहाँ देखिए, मान लीजिए कि कोई अवसादी चट्टान है, ठीक। अब ये चट्टान हो गई अवसादी चट्टान, ठीक। अब क्या है कि इसी में पेड़ पौधे उगाए और बाद में क्या हुआ कि इसी में ऐसे परतदार यहीं पर पेड़ पौधे या जीवाश्म जो है वो दब गया, ठीक। और इसके ऊपर क्या हो गया, फिर से एक नई चट्टान बन गई इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ना ये जीवाश्म जमा हो गया, ठीक, जीवाश्म भर गया इसी में। ये कैसी चट्टान हो गई भैया, अब यहाँ पर ऊपर से दाब पड़ रहा है, ताप पड़ रहा है ना, हाई टेम्परेचर है, ठीक, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। यहीं पर दबाव के कारण क्या हो जा रहा है, ये जीवाश्म में बदल जा रहा है। इस तरीके से खनिज का निर्माण हो जाता है। तो ऊष्मा व दबाव का परिणाम है इस अवसादी टाइप की जो चट्टानें होती हैं उनकी बात करें, ठीक। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है, याद रखिएगा। तो ये सब अवसादी चट्टानों के खनिज हैं। याद रखिएगा कि अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में क्या पाया जाता है, जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम शामिल है, ठीक। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ये सब चीज़, ठीक। अब देखिए तीसरी बात क्या हुई, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है, ठीक। जैसे जो अर्थ सरफेस में जो चट्टान है उन चट्टानों का अपघटन होता है तब भी खनिज बनते हैं, ठीक। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। जैसे बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है, ठीक। याद रखिए जो चट्टान होती है, चट्टान के अपघटन से ही बॉक्साइट का निर्माण होता है। तीसरी बात भैया कि पहाड़ियों के आधार, जैसे पहाड़ी है तो पहाड़ी का ये जो बेस है ना, ये बेस आधार, इसकी बात करें कि पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में, जलोढ़ जमाव जानते हैं ना, कि बरसात का पानी या जो बाढ़ होती है, नदी जब बाढ़ती है तो अपने किनारे क्या करती है, जैसे नदी बह रही है ना ऐसे, तो बाढ़ के कारण क्या होगी, किनारे पर बहुत सारी मिट्टियाँ इकट्ठी कर देगी ना, और उसके बाद बाढ़ जब खत्म हो जाएगा तो इसे मिट्टियों का ढेर सा जमा हो जाता है, यही कह रहा है, इसी कहते जलोढ़। तो पहाड़ियों के आधार तथा तल घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, ठीक। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप कहते हैं, याद रखिएगा, प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। आगे देखिए, इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं, ठीक। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम प्रमुख हैं। तो याद रखिएगा जलोढ़ जो होती है ना, जलोढ़ जमाव, इनकी वजह से ही ये सब खनिजों भी प्राप्त होते हैं। सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम, याद रखिए महंगी धातुएं भी हैं ये। आगे देखिए कि महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, ठीक। लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है, ठीक। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ठीक, ज़्यादातर समुद्री जल से ही क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, प्रगृहित होते हैं। आगे देखिए, महासागरीय तली भी
मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। ठीक, यहाँ से निकलते हैं ये सब चीज़ें। आगे देख लीजिए यहाँ पे कि पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे और भी देख लेते हैं। अभी यहाँ भी देखिए, अभी यहाँ बचा हुआ है कि भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। ठीक, यद्यपि इसका वितरण असमान है, मतलब भारत में हर जगह खनिज जो है ना बराबर मात्रा में नहीं पाया जाता, कहीं ज़्यादा कहीं कम पाया जाता है। ठीक, मोटे तौर पर प्रायद्वीप चट्टानों में कोयले, याद रखिएगा ये कोयला कहाँ पाया जाता है, प्रायद्वीप चट्टानों में। ठीक, कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कोयले की खुदाई होती है ना, रैट होल काफ़ी चर्चा में रहा है ये चीज़। रैट होल खनन क्या होती है, तो अब समझ लीजिए कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और उनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही होता है। किंतु ठीक, उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजाति क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। ठीक, मतलब नॉर्थ ईस्ट में प्राइवेट लोग भी खनन का काम करते हैं। तो मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। मेघालय की बात हो रही। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। समझ रहे हैं ना इस बात को। ये कहाँ मेघालय की बात हो रही है। मेघालय में क्या होता है कि जो जोवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग, मतलब एक लंबी पतली सुरंग बना करके क्या खोदते हैं, वहाँ पर खनन का काम कर रहे हैं। ठीक, किसका, कोयले का, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है, यानी रैट होल को अवैध घोषित कर दिया गया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। ठीक, इससे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ऊपर की ये चट्टान है। ठीक, अब ये चट्टान है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर दबा हुआ है कोयला। ठीक, अब यहाँ पर दबा हुआ है कोयला। अब क्या करेंगे कि जो वहाँ के पारिवारिक सदस्य होते हैं ना, एक सेकंड, जो वहाँ के पारिवारिक सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं कि इसी कोयले को निकालने के लिए क्या करते हैं कि होल बनाते, एक पतली सी ऐसे होल बना देंगे, ऐसे होल बनाते चलेंगे। ठीक है ना, और पता चल रहा है कि ये होल ऐसे निकालते गए, कोयला आगे तक हो गया। तो ऐसा होता है कि पता चला कोई अंदर घुसा हुआ है और खुदाई कर रहा है, और ऊपर से ये ऐसे बंद हो गया या ढह गया, तो क्या हो गया, अंदर आदमी फंस गया। तो ये बड़ा रिस्की होता है, इसीलिए रेड होल पर सरकार ने मतलब एनजीटी ने रोक लगा रखा है, याद रखिएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर ये बात हो रही थी कि भारत में जो प्रायद्वीप चट्टानों में ही कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित रहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए प्रायद्वीप के पश्चिमी, जैसे अब भारत का ये जो एरिया होता है ना, भारत का ये वाला एरिया, तो ये पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये याद रखिएगा प्रायद्वीप का। तो प्रायद्वीप के पश्चिमी और यहाँ देखिए प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर, ठीक, जैसे गुजरात है ना, पश्चिम में गुजरात हो गया, पूरब में असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक, प्रायद्वीप शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। मतलब ये क्या हुआ कि ये आप देख रहे हैं कि खनिज जो है ना पूरे भारत में असमान वितरण है खनिज का, एक समान वितरण नहीं, ऐसा नहीं जो खनिज एक जगह पाया जा रहा है वही पूरे भारत में पाया जा रहा है, नहीं, मात्रा भी अलग अलग है, क्वालिटी भी अलग अलग है और स्थान भी अलग अलग है। ठीक, विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रिया और समय के कारण है। ठीक, अभी समझ रहे हैं ना ये ऐसा भिन्नताएं क्यों हैं।
विभिन्नताएं होने का कारण क्या है? संरचना है, समय है, प्रक्रिया है। ठीक, तो अब देखिए कुछ खनिजों के वितरण का अध्ययन करेंगे। सदैव स्मरण रहे पहली बात की खनन अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी रिजर्व की आर्थिक विएबिलिटी को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जो खनिज अयस्क है, अयस्क में खनिज कितना ज़्यादा है। ठीक, अगर बहुत सांद्रण है उसका तो उत्खनन की सुगमता और बाजार के निकट, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ना। आगे देखेंगे इसके बारे में और एलिबोरेट करेंगे। आगे देखिए, अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ठीक, ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अब देखिए पहले लौह खनिज के बारे में देखेंगे। ठीक, लौह खनिज के बारे में देखिए कि लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ठीक, लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। ठीक, भारत जो है वो ज़्यादातर जो डिमांड होती है ना घरेलू मांग, उसको पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात यानी बेचता है भारत। एक तो बहुत ज़्यादा भारत में ही मांग है इसकी, तो भारत में अपनी मांग तो पूरी करता ही है, दूसरी बात क्या करता है, निर्यात भी करता है। अब देखिए आयरन ओर के बारे में, लौह अयस्क। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। ठीक, तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। ये याद रखिएगा कि लौह अयस्क क्या है भैया, कि आधारभूत खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन हैं। भारत उच्च कोटि के लोहान से युक्त लौह अयस्क में धनी है। ठीक, देखिए मैग्नेटाइट, यहाँ से याद रखिएगा कि मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। लोहांश मतलब लोहे के अंश। ठीक, तो मैग्नेटाइट जो होता है सर्वोत्तम प्रकार का है। सबसे सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। ठीक, याद रखिए। उसके बाद देखिए हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। ठीक, मैग्नेटाइट सबसे सर्वोत्तम प्रकार का होता है लौह अयस्क। हेमेटाइट सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है हेमेटाइट। ठीक, ये याद रखिए। किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, यानी मैग्नेटाइट ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें लोहांश मतलब लोहे का अंश कितना होता है, 50 से 60% तक ही पाया जाता है। जबकि यहाँ देखिए जो मैग्नेटाइट है इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। तो सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट। ठीक, सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट। ठीक, ये देखिए हेमेटाइट। ठीक, हेमेटाइट में 50 से 60% ही लोहे का अंश है। देखिए 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन यानी कितना 97% उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड से प्राप्त हुआ। शेष उत्पादन 3% अन्य राज्यों में हुआ। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ से होता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। ठीक, ये 2018 के आंकड़े हैं। और लेटेस्ट किताब है भैया, ये देख लीजिए एकदम 2024-25 की एकदम लेटेस्ट बुक है ना, और उसमें जो आंकड़े दिए हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग भी कहेंगे कि अपडेट नहीं, अपडेट नहीं, भैया एकदम अपडेट किताब है ये। ठीक, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं और इसमें डेटा भी दिया हुआ है, कब का डेटा है, 2018-19 का डेटा है। अपने से अगर अपडेट करना हो तो आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ कुछ बातें हैं देख लीजिए भैया। कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, और कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी ना कुद्रेमुख जिसे कहते हैं, कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख का मतलब घोड़े जैसा मुख। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के डील से मिलती जुलती हैं जिसके कारण इनका यह नाम पड़ा। ठीक, तो इनका नाम इसी तरीके से पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या
कि भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ, यानी भारत में कहाँ कहाँ से लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो सबसे पहले लौह अयस्क में देखिए उड़ीसा झारखंड पेटी, ठीक, उड़ीसा झारखंड पेटी। तो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क, कहाँ से, मयूरभंज केंदुझर, ठीक, उड़ीसा का मयूरभंज केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है, ठीक। इसी से प्रसिद्ध, इसी से मतलब इसी से लगा हुआ झारखंड का सिंहभूम जिला है ना, सिंहभूम जिला का गुआ और नोवा मंडी से हेमेटाइट अयस्क निकालते हैं। तो सबसे पहला है भैया क्या, लौह अयस्क की पेटी देख लीजिए। सबसे पहली पेटी उड़ीसा झारखंड पेटी, देखिए कि मैप दिया होगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये मैप देख लीजिए। तो पहली पेटी कौन सी है, ये देखिए उड़ीसा झारखंड वाली पेटी, ये, ठीक, पहली पेटी का नाम यही है, यहीं पर दिखा था नाम नहीं, ये कि उड़ीसा झारखंड पेटी। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, ठीक। और तीसरा देख लीजिए यहाँ पर बेलारी चित्रकूट चिकमंगलूर तुमकुर पेटी। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उड़ीसा झारखंड पेटी। तो उड़ीसा झारखंड पेटी कहाँ है, यहाँ पर है, देख लीजिए ये। तो उड़ीसा झारखंड पेटी में अभी हमने देखा उड़ीसा में कौन सा, मयूरभंज केंदुझर उड़ीसा में, और झारखंड में हमने क्या देखा, गुआ, ठीक, हजारीबाग, ये देखा बिहार में गया है, ये भी देखिए, देख लीजिए यहाँ पे। ये क्या है, लौह अयस्क क्षेत्र देखना है, ये देखिए लौह अयस्क क्षेत्र, ठीक। तो जो ऐसे ऐसे करके पेंटेड है उसी को बोलेंगे लौह अयस्क क्षेत्र। तो कहाँ कहाँ है लौह अयस्क क्षेत्र, ये देख लीजिए इसके पेटियों के बारे में। पहली एक पेटी ये है, एक पेटी ये है, एक पेटी ये है, एक पेटी ये है, ठीक। ये लौह अयस्क क्षेत्र की पेटियां हैं भारत में। तो पहला कौन सा हो गया भैया, लौह अयस्क क्षेत्र, ये वाला हो गया, कौन सा, उड़ीसा झारखंड वाला। ये मैप में देख लीजिएगा कौन सा कहाँ है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब देख लीजिएगा, ठीक। मयूरभंज केंदुझर गुआ, और ये है क्या, रेड वाला, ये देखिए रेड वाला जो है लौह अयस्क खाने हैं। लौह अयस्क खाने कहाँ कहाँ है, ये अब यहाँ पर देख लीजिए कि मयूरभंज के, ये कहाँ है, उड़ीसा का है ना। कैसे देख रहे हैं कि उड़ीसा का है, ये भी देख लिया मैप में, मैं दिखा देता हूँ कि ऐसे थोड़ा और बड़ा कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये बॉर्डर है किसका, उड़ीसा का, देख रहे हैं ऐसे, ये उड़ीसा। तो ये हो गया मयूरभंज केंदुझर, ठीक। और ये गुआ कहाँ है, झारखंड का है, ये देख रहे हैं ना, ये एरिया पूरा झारखंड का है ऐसे, ठीक। तो ये हो गया आपका गुआ, ठीक। गुआ क्या है, झारखंड के एकदम दक्षिण में गुआ है, केंदुझर उड़ीसा का, मयूरभंज, ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये होगी पहली पेटी, ठीक। पहली पेटी क्या देखा आपने, उड़ीसा के में उच्च कोटि के कौन से हेमेटाइट किस्म का, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें कौन सा लौह अयस्क, मयूरभंज व केंदुझर जिलों में जो बादाम पहाड़ है, बादाम पहाड़ की खानों से निकाला जाता है हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क, ठीक, उड़ीसा से, ठीक। उसी से लगा हुआ झारखंड के सिंहभूम जिला में गुआ और नुआ मुंडी से, गुआ और नुआ मुंडी, ये भी दिखाया था अभी हमने मैप में, ठीक। यहाँ पे गुआ और नुआ मंडी यहीं पे है, गुआ और नुआ मंडी, ठीक। याद रखिए गुआ और नुआ मंडी के किस लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए फेमस है। कौन सा लौह अयस्क निकाला जाता है, हेमेटाइट अयस्क खनन होता है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, ठीक। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी ये कहाँ से है कहाँ तक है भैया, यह पेटी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना, बेलाडीला, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं, ठीक। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है, ठीक। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से, ये याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन खदानों का लौह अयस्क
विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को बेचा जाता है, निर्यात किया जाता है। ठीक, ये वाला भी देख लीजिए भैया कहाँ है, ये देखिए कौन सा था, ये दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं दुर्ग। ठीक, और ये चंद्रपुर, ये महाराष्ट्र का है चंद्रपुर, है ना। अब यहाँ पर अगर देखना चाहें तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की ये पेटी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब देखिए ये पूरा महाराष्ट्र का एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा महाराष्ट्र है ये। अच्छा, गोवा भी है इसी बीच में, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, महाराष्ट्र हो गया और ये एरिया हो गया छत्तीसगढ़ का, है ना, ऐसे देख रहे हैं, ये एरिया छत्तीसगढ़ का हो गया। तो अब इसी में कौन सा अयस्क, देखिए चंद्रपुर का हो गया, ये दुर्ग का हो गया, यह बैलाडीला हो गया। ठीक, ये तीन जगह दुर्ग, चंद्रपुर, बैलाडीला। ये दूसरी पेटी अभी हमने बताया था कहाँ, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाला। पहली वाली पेटी कहाँ थी, ये था झारखंड और उड़ीसा वाला। ठीक, ये झारखंड में गुआ नोआ मंडी और उड़ीसा में केंदुझार मयूरभंज। ठीक, ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है लौह अयस्क के लिए। ठीक, और दूसरी पेटी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की है ना, जिसमें दुर्ग है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ का और चंद्रपुर महाराष्ट्र का। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर हो गया। और यहीं पर क्या हमने बताया कि ये दुर्ग और ये दुर्ग वाला, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाले से ही जहाँ से ये निकाला जाता है ना विशाखापट्टनम जो पत्तन है ना, बंदरगाह से जापान तथा दक्षिण कोरिया के लिए निर्यात किया जाता है। याद रखिएगा, यहीं पर देख लीजिए कि यहाँ देख रहे हैं ना ये। ठीक, ये चंद्रपुर हो गया, दुर्ग हो गया, ये बैलाडीला हो गया। यहाँ से ये विशाखापट्टनम में जाता है, यहाँ विशाखापट्टनम से सीधे चला जाता है जापान। ठीक, जापान दक्षिण कोरिया में यहाँ से लौह अयस्क भेजा जाता है यहाँ से। ठीक, देखिए कितना नज़दीक है, इसीलिए सुविधा है ना इसके लिए। मैप से देखेंगे तो बाकी बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर भैया बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर ना, तुमकुर पेटी है आगे। बेलारी, चित्रदुर्ग, ठीक, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी। ठीक, कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की, यहाँ देखिए, लौह अयस्क की राशि संचित है। ठीक, कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुंद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। याद रखिएगा, यहाँ से 100% बेचा जाता है। कुंद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। इसको पहले मैप में देख लीजिए कि कहाँ है ये देखिए कर्नाटक का। ठीक, तो कर्नाटक का एक तो चित्रदुर्ग, ठीक, चित्रदुर्ग ये हो गया, है ना। यहाँ देखिए तुमकुर हो गया कर्नाटक का, तुमकुर। ठीक, चिकमंगलुरु, कुंद्रेमुख, देख रहे हैं ना, चिकमंगलुरु, कुंद्रेमुख, और ये बेलारी कर्नाटक का। ठीक है ना, ये सब यहाँ से पूरे तरीके से यहाँ पर केवल बेचने के लिए बना है, ये याद रखिएगा। ठीक, ये लौह अयस्क, तो लौह अयस्क देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ पेटी है। एक ये वाला झारखंड और उड़ीसा वाला, दूसरा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ वाला, तीसरा ये कर्नाटक वाला। ठीक, यहाँ देख लीजिए ये। तो क्या देखा हमने, कुंद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से माने जाते हैं, और लौह अयस्क करदम, है ना, ठीक, स्लरी रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है, कहाँ से, कुंद्रेमुख निक्षेप से। ठीक, यहाँ से देख रहे हैं ये, तो यहाँ जो कुंद्रेमुख निक्षेप है यहाँ से पे पाइप द्वारा भेजा जाता है, कहाँ, मंगलुरु के पत्तन तक। याद रखिएगा, पाइप द्वारा भेजते हैं। ठीक, यहाँ देख लीजिए। फिर उसके बाद लास्ट में कौन सी पेटी है भैया, महाराष्ट्र गोवा पेटी। ठीक, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, गोवा
और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लौह उत्तम प्रकार का नहीं है तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मर्मगांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। यहाँ देख लीजिए, इस पेटी को भी देख लेते हैं। ये रही ये वाली पेटी, ठीक देख रहे हैं। तो इसमें एक तो गोवा की ये पेटी हो गई, दूसरा रत्नागिरी का क्षेत्र हो गया, ठीक। यहाँ से ठीक मर्मगांव जो बंदरगाह है यहाँ तक भेजा जाता है अयस्क, और यहाँ से फिर इसको सेल किया जाता है, ठीक। तो ये आज हमारा पहला पार्ट हो गया ना। आज हमने लौह अयस्क के बारे में, लौह खनिजों के बारे में देख लिया, ठीक। हम नेक्स्ट वीडियो में कहाँ से पढ़ेंगे? ये मैग्नीज अयस्क से पढ़ेंगे ना, मैग्नीज अयस्क। अभी तक हमने लोहे के बारे में पढ़ लिया, ठीक। जल्दी ही मिलते हैं हम इसके आगे की वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।